अब थोड़ी सी जाहिर है ईद आ रही है, थोड़ी सी खूबसूरती हुस्न पे भी बात कर लें, लेकिन खूबसूरती हुस्न का आज एक नया पहलू हमने निकाला है। आजकल बड़ी एक टर्म चल रही है बॉडी कॉन्टोरिंग। बॉडी कॉन्टोरिंग किस तरह से होती है आजकल और क्या मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, क्या इन्वेजिव हैं, नॉन इन्वेजिव हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अम्मारा साद हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। माय को होस्ट इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, तो वो भी आपको अभी 2 मिनट में स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये बताएं बॉडी कॉन्टोरिंग क्या होती है और ये कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से हम ये कर सकते हैं? सो नॉन इन्वेसिवली बॉडी कॉन्टोरिंग एक लिमिटेड तरीका है बॉडी को शेप में लाने का। अच्छा। कुछ FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, जैसे EMS हो गया, ये उन प्रोसीजर्स के नाम हैं। डिफरेंट इक्विपमेंट आती है जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं रिज़ल्ट। एक बहुत हद से ज़्यादा अगर मोटापा हो उसको कम करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, मिसाल के तौर पे किसी की तोंद निकली हुई है थोड़ी सी, हाँ, हल्की सी टमी है, तो वो कम हो सकती है बगैर नॉन इन्वेसिव उसके? सो देखो नॉन इन्वेसिव उससे कम हो सकती है, लेकिन आपको ऑब्वियसली देन यू हैव टू बेयर इन माइंड कि कितना फैट है, फैट एक्यूमुलेशन कितनी है। अगर एक हद से ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 200 पाउंड का इंसान है और वो आता है वेट कम कराने के लिए, सो वो ही इज़ लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। सो शॉर्टकट नहीं है, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। हाँ, लेकिन बॉडी को अगर आप शेप में लाना चाहते हैं, यूर ऑलरेडी वर्किंग आउट, आप साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रख रहे हैं, आपका एक हेल्थी लाइफस्टाइल है, आई थिंक उसमें बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट। ठीक है, तो वो किस? अच्छा डॉक्टर हमारा साहब, बात ये है कि हमारे यहाँ पे लोग वर्कआउट की तो तरफ तवज्जो देते नहीं है। हमारे यहाँ तो लोगों का मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ खाने की तरफ तवज्जो देते हैं, और जब वो खाते हैं तो फिर उनका दिल चाहता है कि वो सब खा लें। आप देखें ना, लोगों को ऐसा लगता है कि या तो वो पहली दफ़ा खाना खा रहे हैं या आखिरी दफ़ा खाना खा रहे हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हल्का फुल्का सा मामला है और थोड़ा सा जो है वो पेट का निकलना लोगों में है, तो क्या वो ईजिली दूर हो जाता है और क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? बिल्कुल इजीली दूर हो जाता है। RF जो मैंने आपको बताया, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ट्रीटमेंट है जिससे हम कम करते हैं, जिसमें इंचेस में कमी आती है। अच्छा। देन EMS, आई डोंट नो हाउ अप्रोप्रिएट इज दिस टू कि हम मशीन का नाम ले सकते हैं आप, मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है। सो M-Sculpt के नाम से भी एक मशीन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेरी पॉपुलर। ये क्या वो कोल्ड स्कल्पटिंग वाला सिलसिला है जो आप? कोल्ड स्कल्पटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। कोल्ड स्कल्पटिंग इज डिफरेंट, उसके अंदर आप फैट सेल्स को फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज करके वो आपकी बॉडी से नेचुरली एक तरीके से निकल जाते हैं। हाँ, तो आप जो बता रही हैं वो किस तरह से? जो मैं बता रही हूँ वो EMS उसके पीछे टेक्नोलॉजी है। EMS आपके मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करता है। अच्छा। सो आपकी मसल बिल्डिंग, आपकी मसल डेफिनेशन, लेकिन वही एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि वो इतने ज्यादा खाने के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इससे दर्द वर्द तकलीफ कोई इस किस्म का मामला तो नहीं होता? अच्छा देखो, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स किसी से भी ना यूजुअली आजकल इक्विपमेंट ऐसी आ गई है जिसमें पेन बिल्कुल मिनिमल होता है, डाउन टाइम बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही प्रोसीजर्स की ज़्यादा डिमांड भी है और उनका रिजल्ट हो। सो अच्छी इक्विपमेंट हो, आई थिंक अच्छी आपने अपनी रिसर्च की हुई हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। साइड इफेक्ट? हाँ, अच्छा साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप खाना अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये तो दिस इज कॉमन सेंस भाई, ये तो आप जो भी करेंगे। मेन इफेक्ट है, ये तो साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ लोगों की तोंद का मसला होगा, कुछ लोगों की थाइज का मसला है, कुछ लोगों के बाजुओं का मसला है, तो इनकी अलग अलग मशीन्स और ट्रीटमेंट्स हैं या ये एक ही ट्रीटमेंट सबको कवर करती है? सो जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक ये होते हैं जिसमें आप फैट कंटेंट को कम कर रहे हैं, वो कहीं भी हो, किसी हिस्से में कलेक्टेड पॉकेट ऑफ फैट हो, उसको आप कम कर सकते हैं मशीन के थ्रू। और एक दूसरी मसल डेफिनेशन आ जाती है। सो ऐसे लोग जिनको मसल डेफिनेशन चाहिए उनका भी सोल्यूशन है, ऐसे लोग जिनको फैट पॉकेट में कमी चाहिए उसका भी सोल्यूशन है। तो मसल डेफिनेशन कैसे आती है? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि, और इंसानी अकल मानती भी है कि आप जब तक इतना हल्का फुल्का वर्कआउट नहीं करते कि आपका मसल जो है वो मसल बिल्डअप हो और फैट को वो रिप्लेस कर दे, तभी आपके बाजू ज़रा टाइट भी रहते हैं, थोड़े से स्कल्प्टेड भी लोगों के नज़र आते हैं जिनके वो कट्स वट्स बड़े नज़र आते हैं, तो वो एक्सरसाइज से आते हैं। तो आप लोग मशीन के थ्रू मसल किस तरह बनाते हैं? सो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक प्रोब होता है, वो आपका जो भी एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्म्स में अपनी डेफिनेशन चाह रहे हैं, आर्म पे जो मसल का एरिया उसके ऊपर उस मशीन का प्रोब लगा देते हैं। ठीक है। अब मशीन के अंदर कैपेबिलिटी है कि आप 20,000 क्रंचेस इन 30 मिनट्स, ठीक है, तो यानी कि मूव हो रही होगी और आपको फील होगा कि वो मूवमेंट हो रही है। आपकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रही होती है लेकिन आपकी मसल क्रंच कर रहा है। सो इस तरह से मसल बिल्डिंग होती है। बिल्कुल सही है। हाँ,
सही है। तो लेकिन इसमें दर्द वगैरह समझ में नहीं आया, जरा टेक्निकली थोड़ा सा डॉक्टर साहबा जरा डिटेल में समझाइएगा। मतलब एक्सरसाइज करने के लिए मैं जाऊंगा उस मशीन के पास और वो मशीन मुझे एक्सरसाइज करवाएगी या उसका जो इफेक्ट है वो मेरी बॉडी को दे देगी? आप ऐसे ही जाएंगे कि आप जाके कंफर्टेबली लेटेंगे और हम मशीन के प्रोब्स लगाएंगे और आप लेटे रहेंगे और मशीन अपना काम करती रहेगी। इट्स लाइक आप समझें आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे लेकिन आप कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, मशीन अपना काम करा रही है, वर्कआउट भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यस, लेकिन ये है कि फिर आपको मेंटेन तो वो करना पड़ेगा। मेंटेनेंस आफ्टर जो केयर है वो यही होगी कि आप आफ्टर केयर ये कि आफ्टर केयर थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि 20,000 क्रंचेस एक 30 मिनट्स के टाइम में कर रही है, तो आप कोई ज़्यादा हैवी एक्टिविटी हम कहते हैं कि ना करें। उसके बाद थोड़ी सी थोड़ा अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स रखें। उसमें थकन भी वही महसूस होगी जो आपको वैसे जिम के बाद वर्कआउट के बाद महसूस होती है। यही तो मैजिक है। अच्छा, थकन नहीं होगी, लेकिन ये सेशंस कितने चाहिए होते हैं? आप ये आप बता रही हैं या मुझे उकसा रही हैं? मैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए आपको बता रही हूँ। यू आर प्रोवोकिंग हिम टू गेट दिस ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बताएं कि इसके सेशंस का क्या सिलसिला होता है? इससे अच्छी बात किसी भी आदमी के लिए क्या हो सकती है कि वो लेटा रहे, मशीन एक्सरसाइज करवाती रहे उसे और वो मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर कराची या कुछ भी अच्छी टाइटल भी जीत ले। देखिए वैसे इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना वो पेशेंट सिलेक्शन है। जैसे मैं अभी बात कर रही थी शिफा के साथ कि जिन लोगों का प्रॉब्लम कम है उनका इससे सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। जो लोग जिम जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी दे वांट दिस एक्स्ट्रा डेफिनेशन। हाँ, EMS से उनको वो डेफिनेशन मिलती है। ऐसा कोई चला जाए जिसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा हो, आप एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करें कि मशीन मेरा काम कर दे, so you know that is going to be a problem। अच्छा, एक तो इसका ये बताएं कि सेशंस ये बात वाकई आपने सही की, लोगों को ये समझना चाहिए, वाकई वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, बिल्कुल। सेशंस, सो नंबर ऑफ सेशंस इसके वीकली सेशंस होते हैं। फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ट्वाइस अ वीक देते हैं हम। उसके बाद डिपेंड करता है, जो इसका फॉलो अप है वो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपके क्या रिजल्ट्स आए हैं और कितना आप चाह रहे हैं और इसको इम्प्रूव करना, शेप अप करना। अच्छा, एक और सवाल है मेरे माइंड में कि एक तो वो आपने बताया ना कि वो जो कोल्ड स्कल्पटिंग की ट्रीटमेंट होती है उसमें वो फ्रीज कर देते हैं आपका फैट और फिर वो ब्रेकअप होता है खुद ही और वो आपके बॉडी से निकल जाता है। अब इसमें जो फैट आप लोग ब्रेक करते हैं वो कहाँ जाता है, या फैट ब्रेक नहीं होता इसमें? देखो, हमारे इसमें फैट मेल्टिंग थोड़ी होती है। अच्छा, ठीक है, इसमें फैट मेल्टिंग थोड़ी है। बेसिकली वो मसल्स का काम ज्यादा है। इसमें मसल का काम ज्यादा है। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, पहले जब पेशेंट आता है तो हमें उसके ऑब्वियसली पहले हमें चेक करना पड़ता है जितने हमारे टॉक्सिन्स है बॉडी से वो रिलीज होते हैं लिवर से एंड किडनी से। तो हमें चेक करना पड़ता है कि उनके लिवर और किडनी सही फंक्शनिंग है। ठीक है, और वो किस तरह चेक करते हैं आप लोग? थ्रू ब्लड टेस्ट, LFTs और RFTs हम कराते हैं, जिससे पता लगता है कि उनकी बॉडी एक ऑप्टिमल स्टेट में है कि वो ऐसा कोई प्रोसीजर करा सकते हैं। ठीक है, वंस द प्रोसीजर इज़ डन, हम ज़्यादा वाटर इनटेक के लिए कहते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरली एक लिम्फेटिक्स का एक निज़ाम होता है। लिम्फेटिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो एज है, किस एज के लोगों को ये ज़्यादा कराएं तो उनका फ़ायदा लॉन्ग टर्म होगा, और कौन सी एज वाले हैं जिनको आप ये मना करेंगी या एडवाइजेबल उनके लिए नहीं है कि भाई अब दे आर मतलब बियॉन्ड दैट एज तो अब ना कराएं आप? देखो, फिट रहने के लिए कोई एज नहीं है। फिट रहने के लिए कोई एज नहीं। मतलब इमरान खान साहब भी अगर मुल्की मसाइल से बहुत ज्यादा कभी बल्की हो जाए और वो जरा तोन शोन निकल आए तो वो इस उम्र में करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। इमरान खान साहब का तो मसला नहीं है, वो तो वैसे ही फिट है, ये तो हम जैसे लोगों का मसला है। देखिए, इन्होंने एक बात की, आपने वो बाय नहीं की। बात इन्होंने ये की कि जो शख्स ऑलरेडी एक सांचे में है बेसिकली और वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है उसका वेट गेन, तो वो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। जो लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा है, पहले तो उनको नेचुरल प्रोसेसेस के ही थ्रू, यानी कि अपनी डाइट कंट्रोल करने के और एक्सरसाइज वगैरह करने के ही थ्रू अपना वेट इतना लाना है, कम करना है कि फिर वो जाकर इसको मजीद डिफाइन कर सकें थ्रू दीज प्रोसीजर्स। ये है, तो खान साहब उसमें फॉल करते हैं उस कैटेगरी में जिसकी ये बात कर रही है। बिल्कुल फॉल करते हैं। अच्छा, अब ये एक और चीज मुझे बताएं कि कोई ऐसी अंडरलाइन, खान साहब मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर देते हैं, हम उनके लिए, हमने कहा जरा उनको मशवरे दिलवा देना। लेकिन कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें के आप ये करेंगी एडवाइस के वो लोग नहीं कराएं? हाँ, वो कौन सी हैं? कोई लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह लिवर और किडनी के मैल फंक्शनिंग है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए हम पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के बाद फिर जो है हम डिसाइड करते हैं कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हों जिनके,
उनके लिए भी फैट मेल्टिंग प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि फैट मेल्ट होकर आपकी शरियानों में चला जाता है और शरियानों में ऑलरेडी उनके फैट कंटेंट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं उनके, तो डिपॉजिट्स हैं, तो वो उनके लिए तो वो फंस जाएगा, वो जो बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर्स नॉन इन्वेसिव आर नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, और ये जो बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर्स हैं ये कितने डिफरेंट हैं फेशियल कॉन्टोरिंग प्रोसीजर से? अच्छा, फेशियल कॉन्टोरिंग में आजकल तो वो करीना कपूर स्टाइल वो जॉ बोन्स चाहिए ना लोगों को। सो इस पे भी देखो नॉन इन्वेसिव आते हैं, मिनिमली इन्वेसिव आते हैं और फिर इन्वेसिव आते हैं। और इन तीनों में क्या फ़र्क है? सो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि आप एक ज़रूरत से ज़्यादा आपकी स्किन ढलक जाए उसके बाद आप चीज़ें स्टार्ट करें। मतलब सैगिंग से पहले आपने ये काम करना है। सैगिंग से पहले आपने कोलेजन प्रोडक्शन वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं आप वो रूटीन में कराएं, अपना ख्याल रखें। ये एक लॉन्ग रन वो है, इट्स नॉट एक दिन में हमारे पास आए तो हम कोई मैजिशियंस नहीं है, इट्स एवरीडे थिंग जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करते रहनी चाहिए। सही। सो इसके अंदर मिनिमली इन्वेसिव पहले नॉन इन्वेसिव आते हैं, जल्दी शुरू की जा सकती है ये भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, आते हैं उस पे भी आते हैं। सो नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव के अंदर ये होता है कि हम ट्रीटमेंट्स लाइक हाइफू हो गया और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के इस तरह के ट्रीटमेंट से हम टाइटनिंग लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डबल चिन के प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, एक हद तक नॉन इन्वेसिव जो प्रोसीजर्स होते हैं ना उनकी लिमिटेशन है ऑब्वियसली। ज़्यादा जो आपको फिर बेहतर रिजल्ट मिलता है वो मिनिमली इन्वेसिव से मिलता है। ठीक है, मिनिमली इन्वेसिव में आपके बोटॉक्स, थ्रेड्स, फिलर्स ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके आते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर्स जिसके अंदर एक ज़रूरत से ज़्यादा जब आपकी स्किन लटक जाए, स्टेज 4 पे पहुंच गई आपका सैग जो है, स्किन सैग, तो फिर उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम सर्जिकल, उसका हम डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते। फिर तो वो प्लास्टिक सर्जरीज और उस फिर साइड वो पे उसका फिर वो फेसलिफ्ट, हाँ, सर्जिकल फेसलिफ्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। लेकिन वो आखिरी है। अब अवैस का क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि किस एज में ये चीज़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए लड़कियों को, क्योंकि एक ज़माना था जब हमें लोग ये कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्गान, कि तुम लोगों की तो जवान स्किन है, टाइट है, बच्चों की तरह, तुम लोगों को फेशियल कराने की क्या ज़रूरत। अब उल्टा हो गया, अब हमें कहते हैं कि आप अगर पहले आते तो बहुत बेहतर होती है आपकी स्किन, इंस्टेड कि आप अब आके फेशियल्स वगैरह शुरू करा रहे हैं। अच्छा, तो ये किस एज से हमें शुरू करना, जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स की बात हो रही है वो भी, कोई भी चीज़ कितनी जल्दी शुरू की जा सकती है? तो देखो प्रोसीजर्स के लिए ऐसे बताना कि कोई एज हो, कुछ प्रोसीजर्स के लिए एज होती है, ठीक है, लेकिन समटाइम्स प्रॉब्लम पहले प्रीमेच्योर एजिंग भी एक फिनोमेना है जिसके अंदर आजकल स्ट्रेस लेवल इस तरह का है। मेरे पास जो बच्चे आती हैं जो इंस्टाग्राम या पिक्चर अट्रैक्टिव होना चाहती हैं, ठीक है, और यंग बच्चे हों, हाँ, यंग बच्चे हों 30 से कम, ठीक है, 30 से कम उम्र, मैं उनको स्ट्रेट राइट रिफ्यूज़ कर देती हूँ। ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें वो चाह रही हैं कि वो आ जाएं और वो अपनी शक्ल चेंज कर लें, सो उनको मैं स्ट्रेट राइट जो है कोशिश करती हूँ कि आई टॉक देम आउट ऑफ इट। अप्रोप्रिएट एज आई थिंक ये है कि जब आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आप को रोज़ देख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि मेरी ये चीज़ यहाँ से सैग हो रही है, ये है, कुछ चेंज आ रहा है, तो इसको फिक्स कर लें। सो इसको फिक्स करें, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि जब आप खुद ही स्पॉट करें, हाँ, जब आप खुद ही स्पॉट करें कि आपको नजर आए चीजें, बिल्कुल वैसे सही है, यानी कि जब आप आजकल वाकई सही कह रही है डॉक्टर साहबा कि ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, पिक्चर अट्रैक्टिव, ये अच्छी टर्म है, किसी की उस तस्वीर की तरह होना चाह रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी तस्वीर अच्छी आ जाए, तो 17, 18, 19 साल की उम्र में भी आप चाहते हैं कि बस मैंने तब्दील होना है, तो वो उनके लिए ये चीज़ नहीं है और उनको नहीं जाना चाहिए इस तरफ। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर हमारा, आपने वक्त निकाला।